नमस्कार। मैं मणि सर क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत एवं वैश्विक संदर्भ में भारत की उपलब्धियां। देखिए, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र जितना अधिक आत्मनिर्भर होगा वो उतना ही शक्तिशाली होगा। अब बात आती है कि हम भारत के संदर्भ में जब चर्चा करने जा रहे हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अब तक एक मूल्यांकन करना है कि हमने स्वतंत्रता के पश्चात आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे अग्रसर हुए और उसका आज हमें क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हम विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े थे। कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन था। हम दूसरे राष्ट्रों पर बहुत अधिक निर्भर थे, तो इससे कहीं न कहीं हमारी सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। कहीं न कहीं हमारी जो आत्मनिर्भरता की जो विषय है वो कमज़ोर हुआ करता था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसे कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 1960 के दशक में जब हमने हरित क्रांति लाई और 70 के दशक में हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गए। और इतना नहीं, आज के संदर्भ में देखा जाए तो हम खाद्यान्न के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं हैं, अपितु एक तरफ हम 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को भरपेट भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित किए हैं और हम विश्व के लोगों को भरपेट भोजन कराने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं कृषि का जो चरण हमारा स्वतंत्रता के पश्चात से विकास का चला, तो उसका परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। दूसरी तरफ कि अगर हम देखें कि औद्योगिक क्षेत्र, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दिया। देश के विभिन्न भागों में वहाँ की स्थितियों के अनुसार आधारभूत उद्योगों का विकास किया, अन्य लघु और कुटीर उद्योगों को डेवलप किया। तो आज क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया है। विशेष करके कुछ जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जैसे इस्पात उद्योग हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ, रसायन उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ है, सीमेंट उद्योग हुआ, ऐसे उद्योगों में भारत क्या है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है। आज हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र का प्रभाव यह है कि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मोबाइल के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कृषि यंत्रों के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं उद्योग के जहां पर भारत एक प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बनकर के उभरा है। अब जरा गौर करिए कि एक तरफ विशाल आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और दूसरी तरफ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने वस्तुओं को मार्केट में उतारना है और अपने चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो वो उपलब्धि हमने आज अर्जित कर लिया है। तो कहीं न कहीं कृषि और उद्योग क्षेत्र जो है हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इस क्षेत्र में हम अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त किए हैं। क्योंकि इसी आत्मनिर्भरता, जितना आप आत्मनिर्भर होंगे, जितना आप आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही आप शक्तिशाली होंगे और जितना हम दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहेंगे उतना ही कमज़ोर होते रहेंगे। आज हमें कोई राष्ट्र अपने हितों के अनुकूल चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुके हैं। आज के डेट में देखिए कि मेक इंडिया प्रोग्राम जब से हमने लाया 2014 में, और तब से हमने मेक इंडिया प्रोग्राम के क्षेत्र माध्यम से आज विभिन्न क्षेत्रों में हम तेज़ी से खासी वृद्धि किए हैं। आज रक्षा का क्षेत्र अगर हम देखें, एक समय था कि भारत जो है रक्षा का बहुत बड़ा आयातक राष्ट्र के रूप में दिखाई देता था, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि हम आयात का एरिया जो है धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। एक समय था हम 90% हथियारों का आयात करते थे, अब हम आयात कम कर रहे हैं, 35% कर रहे हैं और निर्यात अधिक कर रहे हैं। तो अब निर्यात, अब हम जो हमारा रक्षा उद्योग है वो निर्यात मुखी इकाई के रूप में आगे अग्रसर हो रहा है। इसका श्रेय हमारे मेक इंडिया को जाता है, इसका श्रेय हमारे नीति निर्माताओं को जाता है, कुशल नेतृत्व को जाता है। आज रक्षा के क्षेत्र में विशेष करके
गैर पारंपरिक हथियारों के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र, चाहे वो मिसाइल का क्षेत्र हो, चाहे वो परमाणु हथियारों का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस वार में लड़ने की क्षमता विकसित करनी हो, तो हर क्षेत्र में हम कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर चुके हैं। तो रक्षा का क्षेत्र भी हमारा काफ़ी अब तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम स्वदेशी तकनीकी पर परमाणु से पनडुब्बी, विमान वाहक पोत, युद्धपोत, इन सब चीज़ों का भी विकास किए हैं। तेजस जैसे युद्धक विमानों का विकास किए हैं। हेलीकॉप्टर का विकास डेवलप कर चुके हैं। उन्नत ड्रोन, उन्नत रडारों का विकास कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं भारत अपने स्वदेशी तकनीकी के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसका प्रभाव हमारी सैन्य शक्ति पर भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी आत्मनिर्भरता की प्रभाव है कि भारत की सैन्य शक्ति आज विश्व के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई है। एक समय था कि हमें इन हथियारों पर दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होना था, विशेष करके पारंपरिक हथियार, क्योंकि गैर पारंपरिक हथियार कोई राष्ट्र किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बाध्य है। लेकिन हम आज पारंपरिक हथियारों को भी विकसित किए हैं। टैंक, तोप जैसे उन्नत श्रेणी के हथियारों को विकसित किए हैं। रॉकेट लॉन्चर, पिनाका जैसे रॉकेट लॉन्चर का विकास किए हैं। तो दूसरी तरफ हम परमाणु हथियारों को विकसित किए हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया है, एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का विकास किया है। तो ये कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में हमने जो है बड़ी उपलब्धि अर्जित कर चुका है। तो रक्षा का भी क्षेत्र हो, आज आप सोचिए, एक दौर था कि भारत के पास तकनीकी उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। आज हम स्पेस मार्केट के रूप में उभर करके सामने आ गए हैं। आज हमारा गगनयान मिशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसके पहले मंगलयान, सूर्ययान, चंद्रयान जैसे मिशनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और उसमें हमने वैश्विक स्थान को प्राप्त किया है। आज भारत में अगर डिजिटल क्रांति है, हर अमीर गरीब के पास अपना एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसका श्रेय किसको जाता है? हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी को जाता है। हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि वो विदेशी सैटेलाइट को भी अपने इस जो है रॉकेट से भेज रहा है। तो कहीं न कहीं विदेशी मुद्रा की प्राप्त होने की संभावना लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा युद्ध और शांति दोनों कालों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ शांति काल में हम देश के आर्थिक सामाजिक विकास में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ युद्ध जैसे परिस्थितियों में दुश्मन के किसी भी गतिविधियों का पता लगाना हो, दुश्मन के टारगेट को हिट करना हो, अपने मिसाइलों को दिशा निर्देशित करना हो, और अगर स्पेस में भी लड़ने की आवश्यकता पड़ गई तो वहाँ भी लड़ने में सक्षम है। और ये कहीं न कहीं हमें एक आत्मनिर्भर भारत का शक्तिशाली सिंबल के रूप में देखा जा सकता है, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस के क्षेत्र में हम बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अमेरिका, रूस, चीन जैसे राष्ट्रों की श्रेणी में आकर के हम खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखिए, हम मिसाइल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुके हैं। आज हमारे जो है सेना में हर प्रकार की मिसाइलें लगभग सम्मिलित हो चुकी हैं, चाहे वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे सबसोनिक मिसाइल हो, सुपरसोनिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो। मिसाइल की जितनी श्रेणियां हैं, लॉन्ग रेंज की, मीडियम रेंज की, शॉर्ट रेंज की, आईसीबीएम से लेकर के मीडियम रेंज तक की मिसाइलें आज भारतीय सेना के तर्कस में आ चुकी हैं। और ये एक तरफ परमाणु हथियार, दूसरी तरफ मिसाइलें। आप जानते हो कि ये सब की उपलब्धियों से आज भारत की सैन्य क्षमता काफ़ी मजबूत हो चुकी है और इसी क्षमता का प्रभाव है कि आज भारत अपनी सीमा पर टू साइडेड वार की जो संभावना बनती है उसको रोकने में सफल है, क्योंकि दुश्मन को पता है कि अगर हम भारत पर किसी तरह से हमला करने की हिमाकत किए तो उसका परिणाम भारत बहुत ही मजबूती से देगा, क्योंकि आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और अपने भारत के पास एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो दुश्मन के किसी प्रथम प्रहार का जवाब बड़ी त्वरित गति से दे सकता है। इसका श्रेय किसको जाता है? भारत की आत्मनिर्भरता को जाता है। भारत ने जिस तरह से स्वतंत्रता के पश्चात विषम परिस्थितियों में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज हम कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुके हैं। आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं बन चुके हैं, विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र बन चुके हैं। तीसरी चीज़ और देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लीजिए, आज हम जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुके हैं। कोविड संकट के दौरान जितना कम समय में हमने कोविड का इंजेक्शन तैयार किया है, टीका वैक्सीन तैयार किया, उतना दुनिया के कोई राष्ट्र नहीं कर पाया। और इसका सीधा प्रमाण आपको ये भी होना चाहिए कि हमने अपने देश के लाखों करोड़ों की जान की रक्षा की और साथ साथ विश्व को भी संजीवनी बूटी पहुंचाने में हम सफलता प्राप्त किए हैं। तो ये
हमारी उपलब्धियां हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में भारत की एक उपलब्धियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब बात आती है चिकित्सा प्रौद्योगिकी का, तो इसमें भी हमने मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी स्थान अर्जित किए हैं। आज भारत के द्वारा निर्मित दवाएं विश्व के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं और भारत दवाओं का, मेडिसिन का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट राष्ट्र बन चुका है। पहले हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाते थे, धनाढ्य वर्ग के लोग, गंभीर रोग, वो विदेशों में इलाज कराए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब विदेशी भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, लाखों की संख्या में। यहाँ तक कि विकसित देशों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा के लोग भी भारत में इलाज कराने किसी न किसी रूप में आते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे चिकित्सा प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है। आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट स्वयं विकसित करते हैं। तो ये हमारी उपलब्धियाँ हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार अग्रसर हो रहा। और इसी आत्मनिर्भरता का प्रभाव है कि आज भारत आर्थिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र बन चुका है, राजनीतिक रूप से एक स्थिर राष्ट्र बन चुका है, सैनिक रूप से एक सक्षम राष्ट्र बना है। और किसी भी राष्ट्र का शक्ति का आधार जो होता है आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक, और ये तीनों शक्ति का आधार तभी मजबूत होता है जब आप आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुके होते हैं। क्योंकि आज हम वैश्विक स्तर पर देखें, जो राष्ट्र जितना अधिक आत्मनिर्भर है वही वैश्विक संदर्भ में शक्तिशाली राष्ट्र है, और जो राष्ट्र जितना दूसरों पर निर्भर है आज वही राष्ट्र कमज़ोर और अनस्टेबल कंट्री के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जब हम दूसरों पर निर्भर होंगे तो दूसरा राष्ट्र वो निश्चित ही वो हमें अपने हितों के अनुकूल आकर्षित करने का प्रयास करेगा, प्रभावित करने का प्रयास करेगा। और जब आप अपने हितों की उपेक्षा करके दूसरे राष्ट्रों के हितों को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप कमज़ोर राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। और ये ऐसा तभी होता है जब आपकी निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पर अधिक होती है। आप एक मिसाल के तौर पर देख लीजिए, पहले जो तृतीय विश्व के देश, विकासशील देश जिसे हम कहते हैं, इनका आर्थिक सामाजिक क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था, पूंजी और तकनीकी का अभाव था। तो ये इनके पिछड़ेपन का परिणाम ये था, कारण ये दूसरे राष्ट्रों पर अधिक नहीं थे, अर्थात औद्योगिक राष्ट्रों पर, अमेरिका पर, जर्मनी पर, फ्रांस पर, कनाडा पर, ब्रिटेन पर, जापान पर, इन देशों पर अधिक निर्भर रहते थे। और इसका प्रभाव यह था कि ये देश इन देशों के आंतरिक मामले में लगातार हस्तक्षेप भी करते रहते थे। तो इससे इनकी सुरक्षा और संप्रभुता भी क्या होती थी? प्रभावित होती थी। आप दूर मत कहीं जाइए, आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही देख लीजिए। भले ही पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर राष्ट्र है, लेकिन इसके अलावा तो उसके पास तो वो हर क्षेत्र में भी दूसरों पर ही निर्भर है, उसके पास तो कुछ रह नहीं गया है। अब वो कभी चाइना से सपोर्ट मांगता है, कभी खाड़ी के देशों से, गल्फ कंट्रीज से मांगता है, कभी वो अमेरिका से सपोर्ट मांगता है। और कोई राष्ट्र अगर पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है तो वो राष्ट्र पाकिस्तान से उसके एवज में अपने हितों की पूर्ति करने के लिए या कोई प्लेटफॉर्म मांगता है, कहता है हमको सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दे दीजिए, हमें अपना एग्रीकल्चर लैंड हमको दे दीजिए, मिनरल पर हमें हमारे अनुकूल दे दीजिए, हमारे अनुकूल चलिए। तो आज पाकिस्तान क्या है? एक पिछलग्गू राष्ट्र बन करके आया है, और उसका मूल कारण यही है पाकिस्तान का कि उसका आत्मनिर्भर ना हो पाना। तो कहने का आशय हमारा ये है कि आत्मनिर्भरता, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, बहुत ज़रूरी होती है। भारत आज आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी का हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, मिसाइल प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, परमाणु प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, उसमें भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर। आज हम परमाणु प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो परमाणु जो ऊर्जा होती है वो युद्ध और शांति दोनों कारों के लिए समान रूप से उपयोगी थी, या हम ये कह लें कि सुरक्षा और विकास दोनों के लिए। अगर हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति काल के लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, तो उस ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत का निर्माण करके, विद्युत का विकास करके हम देश के जहां ऐसे क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा का संयंत्र लगा सकते हैं जहां पर अन्य ऊर्जा के स्रोत नहीं है। इससे हमारी आर्थिक सामाजिक विषमता भी कम होगी, ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति होगी, तो निश्चित ही इसका प्रभाव उस देश के आर्थिक, उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर पड़ेगा। तो आज हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति काल में विकास के लिए कर रहे हैं, और इसी ऊर्जा का प्रयोग हम परमाणु हथियारों के रूप में विकसित किए हुए हैं। तो इससे क्या, सीमा पार दुश्मन के किसी भी आक्रामकता को रोकने में आज हम सफल भी हैं। हमारे पास आज परमाणु रिएक्टर की डिजाइनिंग की क्षमता है, भारी पानी के उत्पादन की क्षमता हमारे पास है, हमारे पास
एक सफल विदेश नीति है, जिसके द्वारा हम विश्व के विभिन्न महत्वपूर्ण देशों से असैन्य परमाणु समझौता करके कच्चे मटेरियल के रूप में हम यूरेनियम को प्राप्त करने में सफल दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा। तो कहने का आशय क्या है कि माइक्रो टेक्नोलॉजी पर आधारित जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में भारत आज आत्मनिर्भर राष्ट्र है, और यही आत्मनिर्भरता आज भारत की एक वैश्विक पहचान बन गई है। और भारत निरंतर इस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, और इससे प्रगति के चलते आज दुनिया भारत का इस्तकबाल करती हुई दिखाई देती है। आज हमारे पास टॉप ह्यूमन रिसोर्स है। यह ह्यूमन रिसोर्स जो भारत के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है, और भारत का ह्यूमन रिसोर्स विश्व के विभिन्न भागों में जाकर के उस देश की समृद्धि में आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तभी संभव है जब हमारे राष्ट्र के नायकों ने आत्मनिर्भरता को चुना। पंडित नेहरू, ये इसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, इसका श्रेय पीवी नरसिम्हा राव जी को जाता है। पंडित नेहरू ने श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात आत्मनिर्भरता को ही मुख्यतः, उन्होंने प्रथम विज्ञान नीति में ही इन क्षेत्रों में, जब विज्ञान नीति घोषित किया 1958 में, तो विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, और उसके बाद हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने उस क्षेत्र में आगे चला। तो आज हम क्या हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं। और नरसिम्हा राव किस लिए जाता है, क्योंकि जब देश विषम परिस्थितियों में था, आर्थिक संकट से था, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता थी, पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए पूरी मुहिम में जुड़े हुए थे, ऐसे विषम परिस्थितियों में जो उदारीकरण का नीति लागू हुआ, देश को एक कुशल नेतृत्व दिया, उसी का परिणाम हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था ठोस अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुई। और आप सभी जानते हैं कि आपकी बुद्धि तभी खुलती है जब आपके पास पैसे रहते हैं। हमारी बुद्धि तभी खुली, हमें कार्य करने को, आगे बढ़ने की तभी क्षमता विकसित हुई जब हमें हर क्षेत्रों में प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए पर्याप्त धन मिलना शुरू हो गया, और इस धन का श्रेय हमारे उदारीकरण को ही जाता है। तो आज भारत अपनी ठोस अर्थव्यवस्था के द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विकास के माध्यम से, मेक इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया है, और यही आत्मनिर्भरता आज भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल है। अभी हमें और भी यात्रा करनी है, अभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो हम नहीं बन पाए, और ऐसे तो दुनिया का कोई भी राष्ट्र होता है, सामान्य रूप से कोई भी देश पूरी तरह से कभी आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता है। अगर किसी के पास पूंजी तकनीकी है तो कच्चा माल नहीं है, उससे दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। किसी के पास कच्चा माल है तो पूंजी तकनीकी नहीं है, और किसी के पास दोनों है तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर 100% तो कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज भारत अधिकतम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और उसी का प्रभाव है कि भारत आज आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से एक शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जो अपने हितों की सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों को सुरक्षा देने में एक सफल राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा। इसका श्रेय हमारे सफल नेतृत्वकर्ताओं को जाता है, क्योंकि नेतृत्व अगर लीडरशिप है तो राष्ट्र महानता की तरफ बढ़ता है। अगर कुशल नेतृत्व नहीं है तो राष्ट्र महान नहीं हो सकता है। भारत भी 1947 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान में भी आज़ाद हुआ। जो रिसोर्स, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो पाकिस्तान के पास है, बस पाकिस्तान के पास कभी कुशल नेतृत्व नहीं था, इसलिए पाकिस्तान की ये हालात हैं। और हमारे पास सौभाग्य से पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री थे वो सब ने भारत को आगे बढ़ाने का एक कुशल नेतृत्व दिया। उसी नेतृत्व का प्रभाव है कि आज हम विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं, और ये आत्मनिर्भरता हमें एक शक्ति का आधार बनाती है, और इसी शक्ति के द्वारा हम अपने हितों की सुरक्षा करने में भी सफल हैं, और विश्व में अपनी एक प्रभावी भूमिका निभाने में भी सफल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपने को अग्रसर होना आज भारत की एक वैश्विक पहचान बन चुकी है। जय हिंद।